आज हम पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास का जो थर्ड थीम है। मतलब 12वीं क्लास में 3 किताबें हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये आखिरी किताब है और 12वीं आखिरी एनसीईआरटी जिसको आपको पढ़ना है। इसका आज हम 11वां चैप्टर पढ़ेंगे, 11वें चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसमें सिपाही म्यूटनी और वो सारी उसके इर्द गिर्द जो चीजें चल रही थी उसकी पूरी कहानी समझेंगे। आते हैं हम आज के चैप्टर के ऊपर। आज का चैप्टर है जो बात करने वाला है रिबेल्स के ऊपर। अब अंग्रेज तो उसको रिबेल्स मानेंगे, अंग्रेज उसको म्यूटनी मान रहे थे। अंग्रेज जहां तक देखा जाए तो मैसेकर भी मानते हैं बहुत सी चीजों को। जहां 1 या 2 अंग्रेजों को मार दिया जाए तो उनके लिए वो मैसेकर हो जाता है, और अगर जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट होता है तो वो उसको आड़े हाथ ले लेते हैं। उनकी आंखों से एक बूंद मगरमच्छ का आंसू भी नहीं गिरता जलियांवाला बाग देखने के बाद भी। यहां पर हम बात करेंगे रिबेल्स और राज के बारे में। हम बात करेंगे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था और उससे संबंधित कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, पूरी चीजें सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक आगे बढ़ती गई। ओवरव्यू जैसा हम सबसे पहले ही समझ लेते हैं कि हमें एक चैप्टर से क्या समझ में आएगा, हमें इससे क्या सीखने मिलने वाला है। यहां पर हम सिपाही म्यूटनी के बारे में जानेंगे, शुरू कहां से होती है। फिर ये जो म्यूटनीज हैं, ये जो एक म्यूटनी से सिलसिलेवार तरीके से जो उसकी ट्रिब्यूटरीज या मैं कहूं डिस्ट्रीब्यूटरीज जो बनी वो कैसे बनी, इसके बारे में समझेंगे। और अब आप समझिए कि इतने सारे सिपाही एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ये चीजें जो हैं वो डिस्पर्स कैसे हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है। तो यहां पर सवाल आता है आपके कम्युनिकेशन का कि कम्युनिकेशन कैसा था। कम्युनिकेशन के अलावा एक और चीज होती है, जैसे आपसे अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप पॉलिटिकल पार्टी में एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझते हैं वो समझते हैं लीडर को। इसी तरीके से किसी भी मूवमेंट को, किसी भी रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए एक लीडर की दरकार होती है, एक लीडर की जरूरत होती है। और सिर्फ लीडर से काम नहीं होता, लीडर के साथ फॉलोअर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर रिवॉल्ट में और रिबेल में दोनों में क्या फर्क है, या फिर रिवॉल्ट में और म्यूटनी में क्या फर्क है, इस चीज के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे रूमर्स एंड प्रोफेसीज की। अब देखिए, रूमर्स जो हैं अपने आप में बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं। ये रूमर्स कन्विक्शन बन जाएंगे, ये सच्चाई बन जाते हैं अगर इनके पीछे एक सस्पेशन का बटरेस हो या सस्पेशन का सपोर्ट हो। अगर सस्पेशन के सपोर्ट पे आपने एक रूमर को आधारित कर दिया तो वो इतना लंबा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक म्यूटनी का रूप ले सकता है। और ये आपको समझ में आएगा जब आप इस रूमर के बारे में समझेंगे और प्रोफेसीज के बारे में समझेंगे। अब ये प्रोफेसीज क्या होता है? प्रोफेसीज मतलब एक तरीके से समझिए भविष्यवाणी के तौर पे जो करी जाती हैं वो प्रोफेसीज होती हैं। उसके बारे में जानेंगे कि कौन सी प्रोफेसीज इस 1857 के रिवॉल्ट से संबंधित थी, इसके बारे में भी जानकारी जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि लोग जो हैं इन अफवाहों पे, इन र्यूमर्स पे भरोसा क्यों कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि सस्पेशन का जब आधार बना दिया जाए, शक के आधार पे अगर कोई रूमर को आपने बिठा दिया तो वो चीज होने वाली है और लोग इस पे भरोसा करने वाले हैं। पीपल विल बाय दीज र्यूमर्स, और ये र्यूमर्स एक के बाद एक आगे बढ़ते जाएंगे। हम बात करेंगे अवध की, और अवध में जो रिवॉल्ट होता है, सबसे पहले आप देखिए कि बंगाल से ये पूरा कॉन्क्वेस्ट का जो एक्सपेंशन का जो एक सोच थी, एक्सपेंशन का जो आइडिया था, वो अंग्रेज आगे लेके जा रहे हैं। और ये जो चीज है ये अवध पे आके खत्म होती है। आपको पता है 1757 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1764 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आप मुझे बताएंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर देखिए 1856 आते आते तक अवध को ब्रिटिश अपने अंडर ले लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और ये फाइनल स्टेप था ब्रिटिश एक्सपेंशन का, अवध को अंडर लेना, अपने कंट्रोल में लेना। और उसके बाद से अवध में जो रिपरकशंस चलते हैं उसकी जानकारी लेंगे। फिरंगी और उनका जो राज है, किस तरीके से फिरंगियों का राज था उसके बारे में जानेंगे। और एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करा जा रहा है, जो अप्रोच रहा है उसकी बात करी जाएगी। हम बात करेंगे क्या चाहिए इन रिबेल्स को। आखिर आप बताइए, आप कोई रेवोल्यूशन करते हैं, आप अगर कोई भी मोर्चा निकाल रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो आपकी कोई मांग होगी, आपकी कोई ना कोई मांग होगी, आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए। और वही यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या रिबेल को चाहिए, इसकी चर्चा होगी। द विजन ऑफ यूनिटी की बात होगी। विजन ऑफ यूनिटी के बाद हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन के अगेंस्ट किस तरीके से खड़ा करा जाएगा लोगों को, किस तरीके से लोग एकत्रित होंगे और ऑल्टरनेटिव पावर की तलाश होगी। बहुत सामान्य सी बात है जो आम जीवन में भी लगती है। आपको अगर लगता है कि ये चीज जो ऐसे चल रही है इसको बदलने की जरूरत है, अगर जब भी आपको लगे ये सिस्टम जो है इसको चेंज करना है, तो आपके दिमाग में एक उसके ऑल्टरनेट के तौर पे भी कुछ होना चाहिए। इफ यू वांट टू चेंज इट देन व्हाट यू वांट। जैसे अक्सर हमसे बात करी जाती है पॉलिटिकल एजेंडा में कि एक्स एंड एक्स शुड नॉट बी द लीडर,
Then who should be the leader? This should be the question and you should have an alternate always. और यहाँ पर alternative power की बात करी जा रही कि एक सर्च होता है कि alternative powers कैसे होने चाहिए। रिप्रेशन की बात करी जाएगी, वेंजेंस बदले की बात करी जाएगी, रेट्रीब्यूशन की बात करी जाएगी। ये सारी चर्चाएं जो होंगी वेंजेंस और रेट्रीब्यूशन की, उसके बाद आएगी नेशनलिस्ट इमेजरीज की बात। अब नेशनलिस्ट फीलिंग को किस तरीके से इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा रहा है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी चर्चा होगी। शुरू करें हमारी चर्चा। सबसे पहले तो हम सिपाही म्यूटिनी के बारे में समझें। यह बात ऐसी है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट जब पढ़ना चालू करता है तो उसको पता होता है कि इनफील्ड नाम की एक बंदूक की गोली थी, कार्ट्रिज थी, जिसकी वजह से पूरी कहानी चालू हुई। सामान्य तौर पे हमें तारीखें भी याद रहती हैं। तारीख थी 10 मई 1857, यहां से शुरू होती है। उस दिन की दोपहर में ये एक सिपाही म्यूटिनी के तौर पे शुरू हो जाती है। होती कहाँ है ये शुरू? ये मेरठ में शुरू होती है। मेरठ जो दिल्ली के पास है वहां शुरू हो रही है। अब इससे आपको समझ में आएगा कि बहुत जल्दी ये जो सिपाही हैं ये पैदल चलते चलते दिल्ली आ जाने वाले हैं। जैसे ये खबर आगे बढ़ती है तो आसपास के जो शहर हैं, आसपास के जो लोग हैं, सराउंडिंग गांव हैं, उन सारे लोगों के साथ, सिपाहियों के साथ वो सारे लोग भी जुड़ जाने वाले हैं। सिपाही क्या करने वाले हैं? सिपाही जितने भी अंग्रेज ऑफिसर्स होंगे उनको मार देंगे। उनके पास जो भी आर्म्स होने वाले हैं, जो हथियार होने वाले हैं, वो अपने पास रख लेंगे। साथ में जो भी ट्रेजर होने वाला है, थोड़ा बहुत भी जो धन होगा वहां पर, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद वो क्या करेंगे? वो रिकॉर्ड्स ऑफिस पे हमला करेंगे। जेल में कोर्ट है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राम ऑफिस है, ये सारी जगहों को वो डिस्ट्रॉय करेंगे और प्लंडर करेंगे, लूटेंगे और खत्म कर देंगे। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ ये समझते हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी इंस्टीट्यूशंस अंग्रेजों की बनाई हुई हैं और ये दिखाती हैं अंग्रेजों के पावर को या अंग्रेज की सुप्रीमेसी को। याद करिए, हमने पहले हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा था कि राजा किले क्यों बनवाते हैं। Why the king makes forts? तो किंग अपना फोर्ट बनाता है, उसका एक रीजन ये भी होता है कि वो अपनी सुप्रीमेसी, अपना पावर दिखाना चाहता है और पावर को प्रेजेंट करने का तरीका यही होता है। हम हमेशा से देखते हैं जिसका बड़ा बंगला होता है उसको हम पैसा वाला मान लेते हैं और यही अप्रोच यहाँ पर है। ये जो इंस्टीट्यूशंस बनाई जा रही थी ये सुप्रीमेसी को शो करती थी। ब्रिटिश हमारे राजा हैं, इस तरीके की चीजों को शो करते थे, इसीलिए इनको प्लंडर किया गया और डिस्ट्रॉय किया गया। अब उस समय कम्युनिकेशन के लिए क्या था? वायरलेस कम्युनिकेशन तो होता नहीं था, तारों के द्वारा कम्युनिकेशन होता था और उसका सबसे अच्छा साधन था टेलीग्राम। तो अब जब टेलीग्राम से ये सारी चीजें होने वाली है तो ये टेलीग्राफ की लाइंस को सबसे पहले काट दिया जाएगा। जो दिल्ली तक जा रही है उसको पहले काट दिया, मतलब कम्युनिकेशन पे सबसे पहले अटैक किया। और ये कौन कर पाएगा? जो कि ट्रेंड है उस तरीके से। तो जो सिपाही हैं उनको इस तरीके से ट्रेन किया गया था कि उनको पता था किस तरीके से हमें काम करना है। अब देखिए, इसके बाद दिल्ली की तरफ ये कूच करते हैं, दिल्ली की तरफ ये पहुंचेंगे और रेड फोर्ट तक ये पहुंचते हैं। लाल किले में ये पहुंचने वाले हैं और लाल किले पे जब ये पहुंचते हैं उस समय रमजान चल रहा था। रमजान का होली जो मंथ होता है वो चल रहा था और उस समय जो किंग हैं, जो आपके एम्परर हैं, मुगल एम्परर जिनका नाम है बहादुर शाह II, ये आखिरी एम्परर हैं मुगल के जो माने जाते हैं। अब इनके साथ परेशानी क्या हुई कि जैसे ही रेड फोर्ट पे सारे सिपाही पहुंचते हैं तो रेड फोर्ट पे इतने सारे सिपाही इकट्ठे होंगे तो जो मेन गेट है वहां हलचल होने लगती है। मेन गेट पे काफी हलचल होती है और ये सारी चीजें सुनते हैं। राजा जी जो एम्परर हैं वो बढ़िया खा पी के अपना बैठे थे, सूरज उगने से पहले वो अपना खाना वाना खा के बैठे थे। यहां पर सिपाही ये खबर देते हैं कि हमने जो भी अंग्रेज थे, सारे जो भी इंग्लिश मैन है, उनको हमने मार दिया है। क्यों मार दिया है इसकी वजह भी बताते हैं। अब ये वजह क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि जो बुलेट है उसमें कोट था किसका? फैट ऑफ काऊ का और पिग का, और उसको दांत से काटने को हमसे कह रहे थे, जिसकी वजह से हमने जो हमारे इंग्लिश बाबूज हैं, जो ब्रिटिश हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनको हमने मार डाला है। ये चीज वो गेट के सामने खड़े होते हैं रेड फोर्ट के और बताते हैं। अब इससे हमें बुलेट के बारे में पता चला कि काऊ दैट इज सेक्रेट फॉर हिंदूज एंड पिग जिसको हराम माना जाता है मुस्लिम्स में, इस चीज की चर्बी, इन दोनों जानवरों की चर्बी का यूज करके एक बुलेट को बनाया जाता है। इससे बात थोड़ी सी एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में आपको दे दूं। पहले के समय में ऐसी बंदूक नहीं होती थी जिसमें आप गोली डालेंगे और फायर करेंगे तो वो गोली चली जाएगी। पहले के समय पे जो बुलेट होती थी उसको आपको एक पैकेट में आएगी, छोटी सी इस तरीके की थैली रहेगी, वो जैसे आपने एक्लेयर्स की चॉकलेट देखी होगी, इस तरीके से रहती थी। यहां पे बना देता हूं, आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। इस तरीके से रहती थी। इसको आपको च्यू करके इसको काट के अलग करना होगा। ये जब खाली हो जाए, ये जब ऐसे खुल जाएगा एक, फिर ऐसा सेक्शन बचेगा। इस सेक्शन को आपको अपनी जो बंदूक होगी, बंदूक इस तरीके की हुआ करती थी, इस बंदूक में आपको
आगे की तरफ से इसको पूरा डालना पड़ेगा, जिसमें एक छर्रा डाला जाएगा। छर्रा मतलब एक इस तरीके का मेटल का बॉल होगा, जो बॉल बेरिंग में बॉल होती है उस तरीके की मेटल की बॉल होगी। इसके साथ गन पाउडर होता था। आपको इसके अंदर इसको इंसर्ट करना है, खाली करना है पूरा, और उसके बाद एक रॉड होती थी जिससे आपको इसको पुश करना है। पुश करने से पाउडर पीछे चला जाएगा, छर्रा ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद आप इससे फायर करेंगे। और फायर करने के लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी बत्ती, या फिर आप कहते हैं दिए की जैसी बाती होती है, उस तरीके से हमेशा जलती रहती थी, और वही गन पाउडर को फायर करेगी। गन पाउडर को फायर करने से बुलेट का जो छर्रा है, जो बॉल है, वो छर्रा हिंदी में कहते हैं हम उसको, वो दूर जाके सामने वाले को लगता था। ये पूरा प्रोसीजर था। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि काऊ और पिग की चर्बी से जब ये बनाया जा रहा है, और इसकी वजह से ये सारी परेशानियां शुरू होंगी। पहले के समय में और आज के समय में यही फर्क आ गया है। आज के समय जो बुलेट होती हैं वो अलग डिजाइन की है। पहले का जो सिस्टम था फायरिंग का, और पूरा जो कि आपका बैलिस्टिक सिस्टम था, वो बहुत अलग था इन कंपैरिजन टू टुडे। तो हमने बात करी कि रेड फोर्ट पे जाते हैं, रेड फोर्ट के गेट पे जाके अपनी बात रखते हैं कि हमने लोगों को मार डाला है, जो अंग्रेजी ऑफिसर्स थे उनको हमने मार दिया है। क्यों? क्योंकि वो पिग और काऊ की चर्बी से बनी हुई जो बुलेट है उसको हमें यूज करने को कह रहे थे, हमें दांत से चबाने को कह रहे थे। अब यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो बुलेट है ये दोनों के धर्म को करप्ट कर देगी। दोनों का जो फेथ है, दोनों की जो मान्यताएं हैं उसके खिलाफ है। हिंदूज में काऊ इज अ वेरी सेक्रेट एनिमल, और जैसा मैंने बताया मुस्लिम्स में पिग इज हराम। इन दोनों पे फर्क पड़ रहा था, हिंदू और मुस्लिम दोनों पे फर्क पड़ रहा था। आप देखेंगे इसके साथ में धीरे धीरे सिपाहियों का जो ग्रुप है वो दिल्ली में आता जा रहा है। दूसरा ग्रुप भी इस तरीके से जब दिल्ली में आएगा, सिपाहियों का और ग्रुप आएगा, तो अब दिल्ली वाले जो लोग हैं वो भी सिपाहियों के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, दिल्ली वाले भी सिपाहियों को ज्वाइन कर लेंगे। अब धीरे धीरे आप देखिए यूरोपियंस जो हैं उनको मारते जा रहे हैं, यूरोपियंस को मारा जाएगा, और दिल्ली में जो भी उनके एरियाज होंगे उनको अटैक करा जाएगा, उनको लूट लिया जाएगा। दिल्ली में भी आप देखेंगे तो जो भी एरियाज हैं आसपास के जहां पर ब्रिटिशर्स ने हथियार रखे हैं, बेल ऑफ आर्म्स कहते हैं जिसको, जो एरिया जहां हथियार रखे हैं या फिर जहां जेल बने हैं, उन सबको तोड़ दिया जाएगा, सबको आजाद कर दिया जाएगा। यहां पर आप देखिए, यहां पर पता चलता है आम लोगों को कि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो दिल्ली से बाहर हो गए। दिल्ली में हमारे सिपाही हैं, और इस वजह से जो आम जनता है उसकी और ज्यादा ताकत बढ़ती है, और वो क्या करने वाले हैं, वो जुड़ने वाले हैं सिपाहियों के साथ। इसके अलावा बहादुर शाह के पास कोई रास्ता बच नहीं रहा था। बहादुर शाह को आप देखें तो रेड फोर्ट को पूरी तरीके से सराउंड कर लिया था इन सिपाहियों ने। अब पूरी तरीके से इन सिपाहियों ने सराउंड तो कर लिया, लेकिन आखिर क्यों किया? आप खुद देखिए, इतनी बड़ी फौज है, इनको क्या तकलीफ थी? या जाके ब्रिटिशर से सीधे लड़ते, ये बहादुर शाह जफर के पास क्यों आए थे? हमेशा देखिएगा जीवन में जो सिपाही है, जो आर्मी है, वो अपने हिसाब से लड़ाई तो कर सकती है, लेकिन उसके पास पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा। पब्लिक का सपोर्ट अगर उसके पास नहीं है तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। और यहां पर बहादुर शाह जफर के पास आने का, जो मुगल एम्परर के पास आने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? उनको लेजिटिमेसी चाहिए था, अपना जो एक्ट है उसको लेजिटिमाइज करना था, और उसको लेजिटिमाइज करने के लिए उनको मुगल एम्परर का सपोर्ट चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुगल एम्परर का उस समय भी काफी सम्मान था आम लोगों में, और अगर इसको लेजिटिमाइज कर देंगे मुगल एम्परर तो इसका सीधा अर्थ ये होने वाला है कि आम जनता भी इनके साथ जुड़ेगी। हम आगे पढ़ेंगे कि रिवोल्ट और म्यूटनी में क्या फर्क है। यहां उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर एक, आप इनको मानिए कि ये पॉलिटिकल हेड हैं, अगर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आ जाती है तो उससे आम जनता भी सहयोग करने वाली है सिपाहियों का। इसीलिए सिर्फ एक जगह बहादुर शाह जफर नहीं, अलग अलग जगहों पे, चाहे लखनऊ की बात करेंगे, झांसी की बात करेंगे, और भी जगहों की हम बात करने वाले, जहां पर इस तरीके के लीडर्स को आगे बढ़ाया गया ताकि लेजिटिमेसी मिल पाए, एक प्रकार की लेजिटिमेसी जो सिपाहीज को चाहिए थी, जो सिपाहीज चाह रहे थे। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्थ इंडिया में 12-13 को कहानी शुरू होती है, और 12-13 मई को कुछ खास खबर नहीं मिलती, सब शांत होता है। एक तरफ यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि बहादुर शाह जफर को कहा जाता है कि आप हमें सपोर्ट करें, और इसका रीजन भी था। इसका सही मायने में रीजन कैसा था कि इनको प्रेशराइज करा गया था, वो हम आगे देखेंगे कि क्यों प्रेशराइज किया गया था। यहां पर आप देखिए कैंटोनमेंट आफ्टर कैंटोनमेंट, एक के बाद एक जो कैंटोनमेंट्स हैं उसमें सब जब ये खबरें फैलेंगी, जब भी ये खबरें फैलेंगी तो उससे क्या होने वाला है, और ज्यादा लोग जुड़ने वाले, और ज्यादा सिपाही जुड़ने वाले थे। जरा ये बहादुर शाह जफर की फोटो देख लीजिए आप, ये बहादुर शाह जफर हैं, ये 86 की उम्र के थे उस समय। ये पहले बहुत ज्यादा बूढ़े थे, बहुत ज्यादा ही कमजोर थे। तो ये बात हमेशा आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आखिर जब इतने कमजोर हैं तो इनसे लड़ने को तो कहेंगे नहीं, तो इनके पीछे क्यों पड़े थे कि लाल किले पे खड़े हैं और बोल रहे हैं कि आप हमें ज्वाइन करिए? वो इसीलिए क्योंकि लेजिटिमेसी की दरकार थी, जो सिपाही है उनको लेजिटिमेसी की जरूरत थी। हर जगह यही करा जा रहा है, आर्म्स को
ले लिया जाएगा, ट्रेजरी को प्लंडर कर दिया जाएगा, जेल और ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिसेस, बंगला जो हैं, बंगले जो अंग्रेजों के थे उसको भी अपने हाथ में ले लिया जाता है। बंगलों को ले लिया जाएगा और फिर इतने बड़े बड़े बंगले बना दिए जाते थे, कंपनी बंगले कहते थे उनको। पूरा एरिया होता था 2 एकर्स, 2 एकड़ लैंड होगा और 2 एकड़ लैंड में क्या करने वाले हैं, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बस बना देंगे। उस सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का यूज क्या करते थे, ऑफिसर्स करते थे, 1 दर्जन नौकर रखते थे। ऑफिसर और उसकी बीवी और 2 बच्चे रहेंगे और 1 दर्जन नौकर रहेंगे उनकी सेवा के लिए। इस तरीके से कंपनी के बंगलो हुआ करते थे। इन बंगलोज को ये अपने कंट्रोल में ले लेंगे। बंगलोज को अपने कंट्रोल में लेके उसमें अगर जस्टिस का काम करना है उसको करेंगे, और भी दूसरी जो चीजें होती हैं उसके लिए उसको यूज करा जाता था। इस तरीके से इन्हें सिपाही ने यूज किया इसको। यहां पर जो भी चीजें व्हाइट मैन की सुप्रीमेसी के सिंबल हैं, व्हाइट मैन से संबंधित हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की बात करी गई, उनको टारगेट करने की बात करी गई थी। जो भी ऑर्डर्स पास करे जा रहे थे वो ऑर्डर्स हिंदी, उर्दू, पर्शियन में लिख दिए जाते थे, चिपका दिए जाते थे। आज भी आप देखते हैं जैसे खंबे पे, दीवालों पे कोई नई पिक्चर आएगी उसके पोस्टर को चिपका दिया जाएगा, कोई नेता आ रहा होगा तो उसके पोस्टर को चिपका दिया जाएगा, या फिर कोई मिसिंग है तो उसके पोस्टर को चिपका दिया जाएगा। उस तरीके से जो भी प्रोक्लेमेशंस होती थी, जो भी ऑर्डर्स होते थे उसको हिंदी, उर्दू या फारसी में चिपका दिया जाता था। अब चिपकाया जा रहा है, लेकिन क्या क्या मैसेज दिखाया जा रहा है? मैसेज जो दिखाया जाता था वो ये था कि सारे हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा होना है और अंग्रेजों के खिलाफ, फिरंगियों के खिलाफ खड़े होना है। ये बात, ये मैसेज दिया जा रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्डिनरी लोग भी जुड़ने लगेंगे। ऑर्डिनरी लोग जब जुड़ेंगे तो सिर्फ दिल्ली के ऑर्डिनरी लोग नहीं जुड़ेंगे, दिल्ली के आसपास के इलाके के लोग भी बहुत ज़्यादा सिपाहियों को सपोर्ट करेंगे, सिपाहियों के साथ खड़े होंगे। और इसकी वजह से जो वहां के लोकल रूलर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर जनरेट करा जाएगा कि वो उनका नेतृत्व करें, लीडर के तौर पे आए। बहादुर शाह जफर के केस में क्या हुआ आपको मैं बताऊं, जो मुगल कोर्ट है उसमें जाने के प्रॉपर एटिकेट्स होते हैं। आप अंदर जाएंगे तो आपको जब बुलाया जाएगा जब जाएंगे, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम होता है एंट्री का। वहां पर कोर्ट में जाएंगे आप तो कैसे जाना है, झुक के जाना है, सजदा करना है, पैबोस करना है, तमाम अलग अलग राजाओं की अलग अलग प्रैक्टिसेस रहेंगी। और जैसे ही जब वो आपको वापस भी आना है, जब शहंशाह या जो एम्परर है वो अपने उठ के चले जाएंगे, उसके बाद आप कोर्ट को छोड़ सकते हैं। शिवाजी ने यही गलती की थी। शिवाजी ने कोर्ट को औरंगजेब के सामने छोड़ दिया था, जिसकी सजा मिलती है जैसे आज के समय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उस तरीके से उस समय की सजा मिलती थी। और इसी वजह से उनको बंद कर लिया गया था और फिर वो फूलों की और फल की टोकरी में वहां से भागे थे। वो पूरी कहानी अलग है, कभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा इशू हो जाता था अगर आप एम्परर से पहले कोर्ट को छोड़ देते हैं। यहां पर बहादुर शाह जफर के टाइम पे कुछ सिपाहियों ने जो प्रॉपर कोर्ट एटिकेट्स होते हैं उनको बाईपास करते हुए, उनको साइडलाइन करते हुए बहादुर शाह जफर को प्रेशराइज करा इतने सारे लोगों के साथ, जिसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था, उनको लीडर बनना पड़ा। इसी तरीके से आप देखिए, लखनऊ की बात करेंगे, कानपुर की बात करेंगे, बरेली की बात करेंगे। इन इलाकों में जब लोग सिपाहियों के साथ जुड़ेंगे तो क्या करने वाले हैं? हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है, मनी लैंडर्स जो आए हैं, मनी लैंडर्स इंडिगो के लिए खेती करवाएंगे, कॉटन के लिए, हर जगह हर चीज के लिए परेशान करेंगे। तो मनी लैंडर्स जो हैं वो ब्रिटिश के सपोर्टर्स होते थे, ब्रिटिश के सपोर्टर्स माना जाता था। इसीलिए इनको भी पकड़ा जाएगा और इनको भी सबक सिखाया जाएगा। ये भी जो भी रिबेल कर रहे थे, अब जो भी रिबेलियंस हैं उन सब की जो गुस्सा है, जो रेत है, जो एंगर है, वो सब चैनलाइज होगा मनी लैंडर्स के तरफ। क्यों? क्योंकि मनी लैंडर्स को भी माना जाता था कि ये भी अंग्रेजों को राज चलाने में या फिर फरंगी राज चलाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जमींदार अपने आप को एलाइज, ब्रिटिशर्स के एलाइज हुआ करते थे, तो इसकी वजह से इनको पकड़ के मारा जाएगा, इनके जो घर है उनको भी लूट लिया जाएगा और इनके जो मकान है, जो प्रॉपर्टी है, उसको फिर आग लगा दी जाती थी। जो हमने पहले भी देखा जब संथाल रिबेलियन की बात की थी हमने 10वें चैप्टर में, उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से मनी लैंडर्स के प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया गया। डेक्कन रायट के केस में भी हमने यही देखा था कि मनी लैंडर्स जो किताबें लिखते थे, जो उनकी रेड बुक होती है, जो बही खाते होते हैं, उनको जला दिया जाता था। उनको जलाने के बाद क्या कर दिया जाएगा? फेंक दिया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत से साहूकार, बहुत से जमींदार अपना घर छोड़ के, अपना प्रॉपर्टी छोड़ के सीधे भाग गए थे। उस जगह को उन्होंने खाली कर दिया था। अब जैसे कि सिपाही रैंक्स में, अलग अलग रैंक्स में ये रेबेलियन फैलता जा रहा है। जब ये फैलेगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सबने, जो भी अंग्रेज ऑर्डर्स दे रहे थे, जो भी अंग्रेज बात कर रहे थे, उन सबको नामानी करना शुरू कर दिया, उन सबको मानना छोड़ दिया। अब धीरे धीरे मई से जून आ जाता है, लेकिन मई से जून आने आने तक भी अंग्रेजों की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं था, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके सिपाही जो हैं ये फ्री हैं, अनलीज्ड हैं और ये बॉन्डेड सिस्टम से बाहर आ गए हैं।
लेकिन अभी भी ब्रिटिश मास्टर्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, किसी भी तरीके से उनका कोई रिएक्शन देखने नहीं मिल रहा है। हम बात करें लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की, तो इस तरीके का पैटर्न आपको अलग अलग जगह देखने मिलेगा, और यहां पर पैटर्न जो है उसमें एक सेंस ऑफ सिमिलैरिटी है। सारे सिपाही एक तरीके से काम कर रहे हैं, हर सिपाही अपनी अपनी जगह से आएगा और लेजिटिमाइज करने के लिए एक लीडर को पकड़ेगा। ये जो एक सिस्टम समझ में आ रहा है, एक जनरल सिमिलैरिटी समझ में आ रही है इनके काम में। आप देखें यहां पर ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, इस कोऑर्डिनेशन की बात करी जा रही है। यहां पर बात करी जा रही है 7th अवध जो इरेगुलर कैवलरी है उसके साथ में जो नेटिव इन्फेंट्री है वो भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। 48th के ऑर्डर के लिए वेट करेंगे। प्रॉपर एक सिस्टम कम्युनिकेशन का डेवलप कर लिया गया था। एक कैप्टन है, इनको क्या किया गया, इनको बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा? जो मिलिट्री पुलिस है उसके द्वारा। अवध की मिलिट्री पुलिस इनको बंदी बना लेती है। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं जैसे 41 नेटिव इन्फेंट्री है, या फिर आप जनरल सेंस में ले, आपको इन्फेंट्रियों के नाम और नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। जनरल सेंस में एक इंग्लिश को बंदी बना लिया जाता है, और फिर उसके साथ क्या करना है इसके बारे में फैसला करने की बात आती है। और उस चीज को कहां दे दिया जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि उसको मार डालो, जैसे अन्य अंग्रेजों को आपने मारा उस तरीके से इसको भी मार के अलग करो, सामने वाले को भेज दो मार के। लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि हम एक पंचायत को कंपोज करेंगे और उसके अनुसार ये जो मैटर है उसको सेटल करा जाएगा। सिपाही जो है, सिपाही में जो भी सिपाही हैं उनमें एक कॉमननेस होती है। कॉमननेस कैसी? आप देखिए, सामान्यतः वो साथ में बैठ के खाएंगे, साथ में रहने वाले हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो लगभग सेम रहने वाली है। कॉमन लाइफस्टाइल होने की वजह से उनके अंदर एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आप खुद समझिए, अगर लाइक माइंडेड लोग हैं तो बड़ा आसान हो जाता है फ्यूचर डिसाइड करना उन लोगों को। वो अपना खुद का एक ग्रुप बनाएंगे जिससे वो डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, और डिसीजन मेकिंग करके वो अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो वर्किंग पैटर्न है, जो सोच है, जो काम करने का तरीका है वो एक जैसा है। अब इससे हम बात आ जाते हैं सीधे हाथ पे। देखिए, बात करेंगे म्यूटनी, रिवोल्ट, दो चीजों की, दो शब्दों की बात करेंगे। तो म्यूटनी कहां है? म्यूटनी जब है जब एक कलेक्टिव डिसोबीडियंस हो जाए, मतलब कि आपकी पूरी क्लास है अगर 60 बच्चों की, और 60 बच्चे ही माँ साहब की बात ना माने या फिर मैडम की बात ना माने। मैडम ने कहा होमवर्क करके आना कल, और 60 के 60 बच्चे कहते नहीं करके आएंगे। वो चीज जो होगी वो आपकी हो जाएगी क्लासरूम म्यूटनी। और वही चीज आपको यहां पर देखने मिलती है। हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। 1857 में जब कार्ट्रिज या जो बुलेट है उसको दांत से काटने की बात करी जाती है, तो पूरे जो ग्रुप ऑफ सिपाहीज होते हैं वो इस चीज को डिसोबे कर देते हैं। ये सिचुएशन है, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये हो गई म्यूटनी। रिवोल्ट में क्या हो जाता है? सही मायने में रिवोल्ट में आम आदमी इसके साथ जुड़ जाता है। कॉमन पीपल जो है वो जब एक रिवेल करते हैं उसको ही आप रिवोल्ट कहते हैं। जब वो किसी अथॉरिटी या पावर के अगेंस्ट खड़े हो जाए उसी को आप रिवोल्ट कहते हैं। तो यहां पर दोनों बातें आपको समझने की जरूरत है कि जब आप रिवोल्ट की बात करेंगे, रिवोल्ट ऑफ 87 प्राइमरीली कंप्राइजेस ऑफ द पीपल, ऑफ द पब्लिक, जो भी रह रही थी, जो अथॉरिटी के खिलाफ खड़ी हुई। उसके अलावा जब आप म्यूटनी की बात करेंगे तो म्यूटनी में आप चर्चा करेंगे सिपाहियों की। तो दो टर्म्स जो आपको बहुत क्लियरली समझ में आने चाहिए वो आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद हम लीडर्स और फॉलोअर्स की बात करें। फॉलोअर्स और लीडर्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह जफर जो है, इन्होंने पहले इस चीज को देखा नहीं, इस चीज को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पहले रिएक्शन जो उनका था वो घबराहट का था, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। इस चीज को रिजेक्ट करने के साथ वो काफी खौफजदा हो गए थे, काफी ज्यादा घबरा गए थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोर्ट एटिकेट्स को डिफाई करा गया, उसके बाद फिर इनको हाँ कहना पड़ा, इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसी तरीके की कहानी आपको कानपुर में देखने मिलेगी, जब पेशवा बाजीराव टू को भी लीडर बना दिया जाएगा आम लोगों के द्वारा प्रेशर डाल के। और ऐसा ही सेम सिनेरियो झांसी में होता है, जब आम आदमी When a revolt is supported by a leader, यही चीज होती है आपकी कानपुर और झांसी में। झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई को पॉपुलर प्रेशर में आके क्या करना पड़ता है? लीडरशिप लेनी पड़ती है इस अपराइजिंग की, झांसी के लिए, झांसी की जनता के लिए। अब ये पॉपुलर प्रेशर जो है, आप सोचते होंगे कि ये पुरानी चीजें हैं, ये अब शायद ना होता हो, लेकिन सही मायने में आप देखें तो पॉपुलर प्रेशर आज भी है। आज वहां पर सिस्टम जो था वो ऑटोक्रेटिक था, लेकिन आज एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी आपको ये चीज देखने मिलती है। जब चाइना के साथ वॉर मॉन्गरिंग की बात होती है,
तब भी कोशिश करी जाती है कि हम उसको साइडलाइन करें, उसको थोड़ा सा एसुएज करें, उसको ठंडा करें मामले को। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलर प्रेशर उसके खिलाफ हो जाएगा, अगर पूरी जनता कहेगी कि लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई करो, तो फिर हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको इस तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में भी पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, पॉपुलर प्रेशर आ जाता है, और इसी वजह से बहुत से मुद्दों को किस तरीके से ठंडे दिमाग से सोच के और ठंडे दिमाग से काम करना है वो देखा जाता है। बहुत सारी चीजों को इतना तूल नहीं पकड़ने दिया जाता, क्योंकि अगर एक पॉपुलर आइडिया बन जाए उसके खिलाफ या फिर पूरी पॉपुलेशन उसके बारे में बात करने लगे, पॉपुलर प्रेशर बन जाए, तो फिर दिक्कत ज्यादा आ जाती है। जैसे कानपुर में बात की हमने बाजीराव टू के बारे में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, उसी तरीके से कुंवर सिंह लोकल जमींदार थे। ये आरा जो बिहार की जगह है, आरा आपने सुना होगा, कुछ ऐसा वो लगावे लू जब लिपस्टिक, उसमें भी शायद आरा जगह का नाम बताया है। तो आरा जो जगह है वहां बिहार में कुंवर सिंह एक जमींदार थे, वो लीडरशिप लेते हैं। अब रानी लक्ष्मीबाई का समझ में आता है, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आयर नहीं था, कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए उनकी जो पूरी जागीर थी या फिर आप कहें पूरा जो उनका स्टेट था झांसी का, वो ले लिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। ठीक है। बाजीराव टू के बारे में समझ में आता है कि बाजीराव टू वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा, जिसकी वजह से उनको पेंशनर बना के लखनऊ भेज दिया। लेकिन ये जमींदार का क्या सीन है? जमींदार को क्यों बीच में लीडरशिप लेनी पड़ी? इस जमींदार को क्या काम था इस चीज से? व्हाई ही वांटेड टू कैश अप विद ब्रिटिशर से इसको कौन सी चीज थी, कौन सा गिला शिकवा था जिसकी वजह से ये लीडर बन गया? तो सही मायने में सीधी वजह ये थी, जमींदारों के बारे में हमने पढ़ा है कि जमींदारों की क्या हाल किए थे। जमींदारों के साथ इनकी जमींदारी छीन ली जाती थी या फिर इनको टैक्स कलेक्टर के रूप में बना दिया गया था। इनके पास कोई जनरल पावर नहीं थे, ना ये जस्टिस एक्सरसाइज कर सकते थे, ना कोई बड़ी प्रॉब्लम हो अगर गांव में तो उसमें कोई बात कर सकते थे, ना ये प्रोटेक्शन दे सकते थे, जो कि जनरल काम हुआ करता था मुगल और उससे पहले जमींदार का मेन काम था जस्टिस डिस्पेंसेशन करना, प्रोटेक्शन देना, चोरी से, डाकुओं से, इन सब चीजों से बचाना। लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इनको टैक्स कलेक्टर बना दिया, और अगर आप टैक्स अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाओगे तो ये कहते थे कि आप अपनी जमींदारी को छोड़ दो। तो इस तरीके से ये सताया हुआ था कुंवर सिंह अंग्रेजों के द्वारा। अब अवध में ये बात समझ लीजिए, नवाब वाजिद अली शाह जो है, इनको उठा लिया गया था, और इनको उठा के कहां रख दिया गया था? कलकत्ता में। इसके बारे में समझेंगे हम। अब जब नवाब नहीं है तो नवाब की जगह कौन आ जाएगा? नवाब की जगह आ जाएंगे ब्रिजेश कादिर, जो कि यंग सन थे, नवाब के बेटे थे, जो उनकी लीडरशिप में अवध में ये बात चालू होगी। अब यहां पर देखिए, ये जो लीडर्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट के ही हों, जरूरी नहीं है कि वो राजा ही हों, बहुत सारे अलग तरीके के भी लीडर्स को ले लिया गया था। आप देखेंगे सामान्य लोग भी, जैसे कि रिलीजियस लीडर्स हैं, इन्होंने भी और जमींदारों ने भी बहुत सारी जगहों पर लीडरशिप का रोल प्ले किया। सिर्फ राजा या फिर आप देखें रानी या फिर नवाब या फिर किसी तालुकदार ने नहीं, आम आदमी, कोई रिलीजियस हेडमैन भी हो सकते हैं, जो सेल्फ अपने आप को गॉडमैन समझते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। इन्होंने भी रेबेलियन को आगे बढ़ाने का काम किया, और यहां पर बहुत सारे लोगों को, ऑर्डिनरी मैन और वीमेन को अपने साथ जोड़ने की बात कही, प्रयास किया। जैसे देखें यहां पर मेरठ में बताया जाता है एक फकीर के बारे में जो हाथी पे घूमता था, उसके बारे में बताया जाता है। लखनऊ जब एनेक्सेशन हो गया था अवध का, उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स, सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट। सेल्फ स्टाइल्ड मतलब क्या होगा? अलग अलग तरीके से, किसी का अलग तरीका होगा प्रॉफिट्स। आप समझते हैं कि जो वली होते हैं इस तरीके से उनके अलग अलग अप्रोच होते हैं, अलग अलग स्टाइल होती है। इस तरीके के बहुत सारे आपको प्रॉफिट्स देखने मिलेंगे। आज भी इस तरीके के बहुत सारे गवर्नमेंट्स आपको देखने मिलते हैं, और उस टाइम भी ये चीज एग्जिस्ट करती थी, और ये प्रीच करते थे, बताते थे। ये कहीं कहीं तो कहते थे कि ऊपर की आवाज है, अब ये जो फिरंगी है इनका राज खत्म होने वाला है। ये लीडर्स बन जाते हैं और ये पीसेंट से, जमींदार से, ट्राइबल से, सबसे कहेंगे कि तुम रिवोल्ट करो, तुम खड़े हो, अब वक्त आ गया है, इनका कहानी खत्म होने वाली है। और इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है शाहमल। शाहमल जो है ये पूरे गांव को इकट्ठा करता है। ये जो परगना है बरोत करके उत्तर प्रदेश में, और गुनो एक ट्राइबल कल्टीवेटर है सिंगबम का, ये छोटा नागपुर का। इस तरीके के शामिल हो गया, गुनो हो गए, ये लोग सब तैयारी करते हैं और अपनी जो ट्राइब है, अपने जो लोग हैं, उनको रिबेलियन के लिए तैयार करते हैं। जैसे हमने बताया कि जो रेबल लीडर है, ये सिंगबम इलाके में गुनो नाम का जो रेबल लीडर है, ये कोल ट्राइब को बिलोंग करता था। और ये सब भी ट्राइबल लीडर्स भी आएंगे, आपके सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन्स, प्रॉफिट्स, ये सब आने वाले हैं, और ये भी रेबेल को आगे बढ़ाएंगे, जो रेबेलियन है उसको आगे बढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में इस तरीके के डब्बे बहुत सारे बने हैं, और एक डब्बे में शामिल के बारे में बताया गया है।
ये चामल जो है ये 84 गांव का जो इलाका होता है, 84 देश कहते हैं जिसको, वहां के कल्टीवेटर जो हेडमैन को तैयार करता है, वहां के कल्टीवेटर जो हेडमैन से कहता है कि भाई तुम अब तैयार हो जाओ इस काम के लिए, और इस तरीके से उनको कैसे रिवॉल्ट के लिए तैयार कर रहा है। जो भी ऑपरेशन है, जो भी साइन ऑफ ऑपरेशन है, जो भी इनजस्टिस है, इन सबको आपको खत्म करना है। जो कंपनी के बंगलो होते थे, उन बंगलों के इन्होंने जस्टिस डिस्पेंसेशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरीके से यूज करना चालू कर दिया। जो इन्होंने ब्रिजेस बनाए थे अंग्रेजों ने, उनको तोड़ दिया, और जो मेटल रोड थी उनको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के सिंबल्स के तौर पे देखे जाते थे। इसके साथ में आप देखेंगे जो भी दिल्ली है और उस आसपास के इलाके हैं, इनमें भी काफी इन्होंने हलचल मचाई और काफी ज्यादा रिबेलियन को सपोर्ट किया। 1857 में आके शामल की डेथ हो जाती है, शामल मर जाता है जब वो म्यूटिनी में पार्ट ले रहा था। इसी तरीके से एक सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये एक पालकी पे घूमते थे। पालकी आपको देख इस तरीके से होती है पालकी, और इसमें बंदा बैठा रहता है। एक पालकी में घूमते थे और आगे ढोल पीटने वाले इनके साथ घूमते थे, जिसको आप डंका या ड्रम भी कहते हैं। इसीलिए इनको डंका शाह भी कहा जाता था, क्योंकि ये ढोल पीट के आगे चलते थे। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई वो हैदराबाद में की, बाद में लखनऊ आते हैं और लोगों के साथ जुड़ते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये रिबेलियन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इन्होंने जो भी छोटी छोटी चीजें की उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इनके नाम याद रखें। आपको कहीं पर भी मेंस में लिखने आ सकता है, प्रीलिम्स में इस तरीके के मैच द कॉलम में सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े, चर्चा को आगे लेके जाएं, तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूं रूमर्स की, अफवाहों की। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी अफवाह जो होती है वो कब फैलती है, और इंसान जो है, इंसान के अंदर एक एफिनिटी है अफवाह की। हमारे अंदर एक चाहत होती है अफवाहों की। जैसे हम सेलिब्रिटीज की अफवाहों पे मान लेते हैं कि ये जो है उसका इसके साथ अफेयर चल रहा है, या फिर ये जो है ये उस समय इसके साथ भाग गई थी। इस तरीके की जो अफवाहें होती हैं, खासकर जिसमें डिसॉइल करा जा रहा है, किसी के कैरेक्टर को डिसॉइल करा जा रहा है या फिर डिफेम करा जा रहा है किसी को, तो उस तरीके की चीजें अगर करी जाएंगी तो उसमें काफी इंटरेस्ट आता है। इस तरीके की गॉसिप्स, और ये जो गॉसिप्स है, ये जो रूमर्स हैं, इसको आप देखेंगे बड़े मजेदार तरीके से ये जो रूमर्स और प्रोफेसीज हैं ये अपना रोल प्ले करने वाली है, और यही लोगों को एक्शन में लेके आएंगी, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर देंगी। बात करी जाती है यहां पर बुलेट की। एक आदमी है, दिल्ली और मेरठ की खबर है, ये कहानी सुनेंगे ज्यादा मजा आएगा। ये कहानी बहुत गजब की है। कहानी ऐसी है कि जो कार्ट्रिज है ये लेके आई जाती है। कार्ट्रिज जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं इस तरीके की रहेगी। ये कार्ट्रिज इनफील्ड राइफल के लिए आती है। अब इनफील्ड जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली राइफल है, वो लेकर आई जाती है। उसके साथ में जो सुअर की चर्बी यूज करी जा रही है, गाय की चर्बी यूज करी जा रही है, जिसकी वजह से जो कास्ट है और जो रिलीजन है उसको करप्ट करने की बात करी जाएगी। ये जैसे ही बात लोगों तक पहुंचती है तो ये जंगल की आग की तरह फैलने लगती है। इसके पीछे एक कहानी है जो कैप्टन राइट बताते हैं। कैप्टन राइट कहते हैं कि ये जो है ये तीसरे हफ्ते की बात है, जनवरी में 1857 की, कि जब एक लो कास्ट खलासी, अब जो खलासी लोग हैं ये जो एनिमल हाइट्स वगैरह हैं, वो चमड़े खींचने वाला काम ये सारा करते थे। एक ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण के हाथ में लोटा था पानी पीने का। वो खलासी ने कहा कि भाई साहब पानी पिला दो। इन्होंने कहा नहीं, मैं पानी नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि मेरा जो लोटा है, मेरा जो अर्न है, मेरा जो ये बर्तन है, ये अनटचेबल हो जाएगा, क्योंकि तुम अनटचेबल हो, ये मेरा बर्तन पोल्यूट हो जाएगा। और जब खलासी को ये बात सुनने मिलती है तो वो अपना दिमाग चलाता है, और कहता है तुम इतने से में अनटचेबल की या करप्ट होने की या पोल्यूट होने की बात कर रहे हो। तुम्हारे तो आटे में, तुम्हारे तो जो बंदूक बनाई जा रही है उसमें गाय की और सुअर की चर्बी का यूज किया गया है। जब ये बातें ये सुनने वाले हैं तो क्या होने वाला है इस ब्राह्मण सिपाही का। ये ब्राह्मण सिपाही जब एक खबर सुनता है तो एक पूरी खबर हर जगह फैल जाती है। धीरे धीरे खबर जो है वो तूल पकड़ने लगती है। तो यहां पर जो खलासी ने कहा कि यू विल सून लूज योर कास्ट, ये बात धीरे धीरे अब सोच में आने लगती है। ये बात जो है वो सिपाहियों में फैलने लगती है। सारे सिपाहियों में ये बात फैलने लगी। ये खबर जो है ये पूरे नॉर्थ इंडिया में सर्कुलेट हो जाएगी जनवरी 1857 से, जैसे ये बात शुरू होती है और ये सब में फैलने लगती है। ये जो सिपाही हैं इनके दिमाग में एक बात आती है कि अंग्रेज एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, एक षड्यंत्र रच रहे हैं, ताकि हमारा जो फेथ है, हमारा जो रिलीजन है, हमारी जो कास्ट है, उसको खत्म कर दिया जा सके। इसके लिए ये सारी कॉन्स्पिरेसी, ये पूरा षड्यंत्र करा जा रहा है। ऐसा भी लोग कहने लगते हैं कि जो अंग्रेज हैं ये हमारे आटे के अंदर हड्डियां पीस के डाल रहे हैं।
गाय की और सुअर की हड्डियों को पीस के हमारे आटे के अंदर डाल रहे हैं, सेम पर्पस के लिए, ताकि हमारी जो कास्ट और हमारा रिलीजन है उस पे हार्म करा जा सके। अब यहां पर आप देखेंगे धीरे धीरे रूमर्स जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। एक समय आता है कि जो आम आदमी है वो आटा खरीदने से मना कर देते हैं, आटा छूने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही, सुअर और गाय दोनों का रेलेवेंस मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से दोनों रिलीजन्स में इसका अलग एक इंपैक्ट है। इसके अलावा मिशनरी एक्टिविटीज भी हो रही है। मिशनरी एक्टिविटीज के बारे में ना भूले, मिशनरी एक्टिविटीज चालू हो जाती है 1813 से। 1813 से यहां पर राइट मिल जाता है, मिशनरीज गेट द पावर टू प्रीच। जैसे ही होता है 1813 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद से मिशनरीज को प्रीच करने मिल जाता है। मिशनरीज धीरे धीरे प्रीचिंग चालू करेंगी। प्रीचिंग चालू करेंगी तो वैसे ही मुस्लिम्स और हिंदू घबरा जाते हैं कि भाई अभी हमें क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और शायद इसीलिए ये चीज कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए सस्पेशन का बेस मिल गया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं मिशनरीज आके, अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो अपना प्रीचिंग है वो चालू कर रहे हैं। ये सस्पेशन है और इसके ऊपर रूमर का बेस क्या बन गया कि आटे के अंदर हड्डी है सुअर की, गाय की, उसको पीस के डाल दिया, या फिर आपकी जो कार्ट्रेज है उसको यूज करेंगे आप, तो वो जो बनी है वो फैट ऑफ काउ एंड पिग से बनी है। तो ये जो सस्पेशन का बेस था, इसके ऊपर रूमर की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और ये लोग बहुत ज्यादा मानने लगते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, पैनिक स्प्रेड हो जाएगा, लोग घबराने लगेंगे। आप भरोसा नहीं मानेंगे, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं ये मूर्तियां बनाते थे छोटी छोटी, जैसे गुड्डे गुड़िया देखते हैं उस साइज की मूर्तियां बनाएंगे। हो सकता है एक शिव की मूर्ति बना ले और दूसरी तरफ आप देखेंगे जीसस की मूर्ति बना ले। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, कहीं आग में जला के दिखाएंगे और कहेंगे तुम्हारा भगवान तो जल गया, हमारा भगवान नहीं जला। क्यों? क्योंकि इलिटरेट है पॉपुलेशन, उनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। शिव की मूर्ति उन्होंने लकड़ी की बना दी और जो जीसस है उनको मेटल का बना दिया। अब मेटल कैसे जलेगा, लकड़ी तो जल जाएगी। लेकिन यहां पर सवाल कब पूछे जाते हैं, जब एक सिस्टम रैशनल हो, सुनने वाला रैशनल हो। जो सिनेरियो था उस टाइम सुपर स्टेशन से भरा हुआ था। सुपर स्टेशंस में इस तरीके के सवाल पूछना बहुत ज्यादा दिक्कत वाला हो जाता है। क्लियर विजन ना हो तो इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है और इस वजह से कन्वर्शंस बहुत हो रहे थे। अब ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश करते हैं कि भाई जो ये फियर्स हैं, ये जो सस्पेशंस हैं, ये जो रूमर्स हैं, इनको खत्म करा जाए। लेकिन इसके ऊपर आग में घी डालने का काम करती हैं प्रोफेसीज। प्रोफेसीज में ऐसा बताया जाता है कि 100 साल जैसे ही होंगे ब्रिटिश राज को, प्लासी के बाद, प्लासी को जैसे ही 100 साल होंगे, वो कब हो रहा है 1857 में, कहते हैं कि जैसे ही 100 साल होंगे प्लासी को, उसके बाद अंग्रेजों का रूल जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसकी वजह से जो सिपाही थे वो और ज्यादा इनको हवा मिलती है, इनको और ताकत मिलती है कि नहीं नहीं भविष्यवाणी भी तो हुई है, भगवान ने भी तो कहा है, अब इनका अंत होने वाला है क्योंकि ये बहुत पाप कर चुके हैं हमारे ऊपर। इस तरीके का अप्रोच डेवलप हो जाता है, इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। अब रूमर्स जो हैं वो इसी समय पर सर्कुलेट नहीं हो रहा है, इस तरीके से अलग अलग जगह पर रूमर्स को सर्कुलेट किया जाता था। एक समय ऐसा भी था जब जो विलेज में चौकीदार होते हैं, अब चौकीदार कौन, वो रात को जागते रहो चिल्लाते हैं वो वाले, तो गांव में ये चौकीदार हुआ करते थे और एक चौकीदार से दूसरे चौकीदार, गांव गांव में रोटियों को ट्रांसफर करा जाता था कि मैं अगर चौकीदार हूं, मैं दूसरे चौकीदार को चपाती दूंगा, एक रोटी दूंगा और वो 5 रोटी बनाएगा और वो आगे चौकीदार को देगा। अब ये क्यों किया जाता था ये आज भी नहीं पता है, क्लियर रीजन इसका आज भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा माना जाता था कि ये रिबेल करने के लिए, जो अपहीवल है उसके लिए सही वक्त आ गया है, ओमन है, ये ऑस्पिशियस वक्त है, ये काफी ज्यादा अच्छा मुहूर्त निकाल लिया है इन्होंने रिबेलियन का, इसीलिए सबको अब तैयार हो जाना चाहिए। ये पेंटिंग देखें, बड़ी शानदार पेंटिंग है, फीचर्स भी समझ में आ रहे हैं, बाल कम है ज्यादा है, हर चीज समझ में आ रही है, ड्रेस के बारे में समझ में आ रहा है, तलवार भी लटक रही है, ये सारी चीजें हैं। ये हेनरी हार्डिंग की फोटो है, यहां पर बनाई गई है फ्रांसिस ग्रांट के द्वारा 1849 में, ये गवर्नर जनरल हैं। अब देखिए हार्डिंग की फोटो मैं इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यही वो बंदे हैं जो चाह रहे थे कि जो सिपाहीज हैं उनको क्या करा जाए, मॉडर्नाइज, इनको इक्विपमेंट्स बढ़िया दिए जाए, आर्मी को बढ़िया इक्विपमेंट्स दिए जाए। इसके लिए क्या करने वाले हैं, ये इंट्रोड्यूस करेंगे इनफील्ड राइफल, और इनफील्ड राइफल में ग्रीस वाली कार्ट्रिज का यूज होता था। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है और जो बंदा था उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब रूमर्स भी यूं ही नहीं फैलते, और फैलते हैं तो अगर रूमर्स में दम नहीं होंगे तो थोड़े दिन में खत्म हो जाते हैं रूमर्स। अगर ये रूमर्स आगे बढ़ रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उसके पीछे और भी कारण होंगे। मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी जो कन्वर्शंस हो रहे थे वो एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कारण था कि जो रूमर्स फैल रहे थे, ये फैल रहे थे क्योंकि उसके पहले जो गवर्नर जनरल्स हैं, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज हैं, वो भी अलग तरीके से रही हैं। इन्होंने बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे तो हस्तक्षेप करने की कोशिश की। बहुत सारी जगह पर जो पॉलिसीज थी वो रिफॉर्मेटिव थी, ये चाह रहे थे कि सोसाइटी को कोहर्शन के द्वारा बाहर से एक्सटर्नल रिफॉर्म किया जाए। अंदर से अगर रिफॉर्म हो रहा है, मैं जैसे खराब आदमी हूं,
मैं शराब पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं हर चीज ऐसी करता हूं जो कि गलत है, नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप मुझे एक्सटर्नली बाहर से प्रेशर डाल के आप कहेंगे कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरे हाथ बांध देंगे, मेरे पैर बांध देंगे, मुझे कहीं जाने नहीं देंगे, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल रिफॉर्म है। लेकिन अगर मैं अंदर से ये कहूं कि नहीं नहीं ये गलत बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे हेल्थ खराब होगी, बाकी लोग जो हैं वो भी खराब होंगे, ये सारी चीजें जब होंगी तब जाके इंटरनल रिफॉर्म आता है। लेकिन अंग्रेजों ने गलती ये की कि उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई जिससे सोसाइटी को एक्सटर्नली रिफॉर्म कर दिया जाए। अब एक्सटर्नल रिफॉर्मेशन का क्या मतलब है? वेस्टर्न एजुकेशन लाएंगे, वेस्टर्न आइडियाज लाएंगे, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को लेके आएंगे, वो स्कूल खोलेंगे जिसमें लड़कियों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो लोगों को इसका मतलब नहीं समझाएंगे कि आखिर लड़कियों को पढ़ाना जरूरी क्यों है, बल्कि वो सीधा स्कूल खोल के जबरदस्ती इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए इंडियन सोसाइटी का कॉपरेशन ना मिलना, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खोलना। आपको पता है पहले समय जो डॉक्टर बनने जा रही हैं लड़कियां या कॉलेज जाती थी लड़कियां, उनको इंडियंस ही छेड़ेंगे, उनके घर के बाहर खड़े होकर इंडियंस ही ऐसी कमेंट पास करेंगे कि उनको पढ़ने जाने में तकलीफ हो जाए। किस तरीके से शुरुआती महिलाओं ने स्कूल जाना और अपनी ग्रेजुएशन करी है, वो चीज वही जानती है। किस तरीके की चीजें उनको सोसाइटी से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, वो वही जानती है। उनकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ में विलियम बेंटिक, तारीख याद रखें, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 1829। नाम भी याद रखें, RRR, राजा राम मोहन रॉय। 1829 ये बात करते हैं सती को बंद करने की, जो सती प्रथा है उसको खत्म करने की बात करते हैं। और उसके बाद विडो रीमैरिज जैसी चीजें भी कराई जाती हैं। विडो रीमैरिज के बारे में भी आप मुझे बताएंगे, विडो रीमैरिज कराई जाती है। ये सारी चीजें जब हो रही है, इतने इंपॉर्टेंट जब लेजिस्लेशंस पास हो रहे हैं, एक्सटर्नल रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, सोसाइटी को अंदर से नहीं बदल के बाहर से पॉलिसीज या लॉज के द्वारा बदलने की बात करी जा रही है। इसके अलावा आप देखें जो मिस गवर्नेंस का एक बहाना बना के 1856 में अवध को हड़प लिया गया, अवध को एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, मिस गवर्नेंस का बहाना देखें। इसके अलावा जो प्रिंसिपैलिटीज हैं जैसे झांसी और सतारा, उनके भी किंगडम्स को क्यों हड़प लिया गया? उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़प लिया गया। उनसे कहा आपका कोई हायर नहीं है, आपका कोई एयर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए ये हमारा हो गया। इस तरीके के जब तरीके लगाए जाएंगे तो आम जनता जो है उसमें आक्रोश पड़ता है, आक्रोश बढ़ेगा। इसके अलावा और भी वजह थी जिसमें कोई कमियां नहीं छोड़ी, जो एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए आप। हमने परमानेंट सेटलमेंट्स जिसकी बात की हमने 1793 की परमानेंट सेटलमेंट की बात की। उसके बाद हमने बात की थी आपसे कि रैयतवारी सिस्टम आता है, मलवारी सिस्टम आता है, और सारे रेवेन्यू सिस्टम जो है वो सारे ऑपरेसिव हैं, सारे ऑपरेसिव सिस्टम्स रहने वाले हैं। और इन सारे ऑपरेसिव सिस्टम्स का यूज करके ये क्या करेंगे, लोगों में आक्रोश को और बढ़ा देंगे। धीरे धीरे ये अपना घड़ा भरते जा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में जो मैं आपको बता रहा था कि जो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट होता है पूरे नॉर्थ इंडिया की आम जनता पे, ये काफी ज्यादा गहरा होता है। इनके सोशल बैकग्राउंड को चेंज करने की बात करी जा रही है, इनको इकोनॉमिकली हर्ट करा जा रहा है इस तरीके की लैंड सेटलमेंट्स लेके आके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है उनको लेके आके। जिंदगी में याद रखें हमेशा एक चीज जो है, इंसान को अगर आपको खुश रखना है तो इन चीजों से ना खेलें, उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं रोटी कपड़ा और मकान, उनसे ना खेलें। आपने यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्होंने रोटी से खेल दिया जब इस तरीके के सेटलमेंट्स लेके आते हैं। मकान के अंदर खेल गए जब ये पॉलिसी, सोशल सिस्टम कैसे चलेगा, ये अपना घर कैसे चलाएं, अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाएं, सती सिस्टम रखना है नहीं रखना, विडो रीमैरिज करनी है नहीं करनी, ये चीज आप बता रहे हो उनको। तो इससे दिक्कतें पैदा होने लगती हैं और ये दिक्कतें ही आगे बड़ी दिक्कत बन जाती हैं। बड़ा मैनिफेस्टेशन होता है 1857 में। यहां पर देखिए जिस भी चीज को आम जनता चेरिश करती थी, इंजॉय करती थी या फिर सीक्रेट पूजनीय मानती थी, चाहे उनके राजा की बात कर ले, उनकी प्रैक्टिसेस की बात कर ले, उनके तौर तरीकों की बात कर ले, उन सब चीजों को चेंज करा जा रहा है। उन चीजों को या तो खत्म करा जाएगा या फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा एक एलियन सिस्टम से, एक ऐसे सिस्टम से जिसको वो जानते नहीं है, एक ऐसे सिस्टम जो काफी ज्यादा ऑप्रेसिव है, काफी ज्यादा कोएर्शन, जोर लगाता है उनके ऊपर, काफी प्रेशर डालता है उनके ऊपर। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज है, उनकी जो मैंने कहानी के द्वारा आपको समझाया, उनकी एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन, शक पैदा करनी थी। बात आती है इसके अलावा इस तरीके की सिचुएशंस की, कोई भी अनसर्टेन सिचुएशंस हैं या रूमर्स हैं, ये सारी चीजें जब फैलती हैं तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ने लगती है, आम जनता और ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके अलावा आप देखें तो 1857 का जो रिवोल्ट होता है, इसमें आप कहीं ना कहीं अवध का एक इंपॉर्टेंट रोल समझिए, क्योंकि अवध जो था वो एक मेजर सेंटर भी था आपके रिवोल्ट का। और इसके अलावा 1856 में जो चीजें हुई थी उसने भी बहुत ज्यादा इस चीज को अफेक्ट करा, क्योंकि सिपाही, आम जनता, सब लोग अवध से जुड़े हुए थे।
तो 1857 की ये बात है जब आते हैं गवर्नर जनरल डलहौजी और ये कहते हैं ये जो किंगडम ऑफ अवध है ना, ये जो अवध है ये बिल्कुल ऐसा है जिसको आप कहते हैं क्या, चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। चेरी हम अंगूर समझ लेते, चेरी तो अंग्रेजों का हो गया, एक ऐसा अंगूर है जो आपके मुंह में एक ना एक दिन गिरी जाएगा, इस तरीके की बात करते हैं। मतलब इसमें मेहनत का एक रत्ती नहीं करनी, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, वो तो आके हाथ में ही आने वाला है, झोली में आने वाला है, इस तरीके का अप्रोच रखते हैं। इस तरीके की बात कहते हैं लॉर्ड डलहौजी जो भी गवर्नर जनरल थे। अब ये क्यों कह रहे हैं, इसकी भी वजह है, इसके बारे में समझेंगे। आप यहां पर देखिए 5 साल बाद 1856 में क्या होता है, मिस गवर्नेंस का नाम देके ये जो अवध को अपनी जेब में रख लेते हैं, ये जो चेरी है दैट फॉल्स इनटू द ब्रिटिशर्स माउथ। और वो क्यों होती है, सब्सिडरी अलायंस की वजह से, जो कि 1801 में इस पे इंपोज कर दिया गया था, अवध में इंपोज कर दिया गया था। सब्सिडरी अलायंस को इंपोज कर दिया जाता है और इसके बाद आप देखेंगे इस अलायंस के तहत क्या होने वाला है, ब्रिटिश रेसिडेंट होने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए ब्रिटिश ट्रूप्स होने वाले हैं और इनका जो मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो राजा जी देंगे। मिस गवर्नेंस होता है क्यों, क्योंकि पहले नंबर तो राजा जो है उसके हाथ में खुद के ट्रूप्स है नहीं, उनके जो ट्रूप्स हैं वो ब्रिटिशर्स के हैं, वो सुनेंगे किनकी, ब्रिटिशर्स की। कोई फॉरेन रिलेशंस अगर बनाने हैं नवाब को तो वो पहले ब्रिटिशर से पूछेगा, जो ब्रिटिश रेसिडेंट है उसकी परमिशन लेगा। इस तरीके की तमाम चीजें करनी पड़ती थी और इसकी वजह से क्या होगा, जो भी चीफ्स और तालुकदार थे नवाब के अंडर में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स खुद चाह रहे थे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ताकि हम बहाना लगाएं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं संभाल पा रहे हो बेटा, तुमसे नहीं हो रहा है, हट जाओ, हम करेंगे। और यहां पर यही वजह आती है, यह बहाना बनाया जाता है और अवध को एक्वायर कर लिया जाता है 1856 में। इनको ऐसा लगा, अंग्रेजों ने यह सोचा कि अवध जो है इसकी जमीन बहुत अच्छी है, इंडिगो की खेती के लिए बहुत शानदार जगह है, इंडिगो के अलावा आप देखें तो कॉटन उगाने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। अगर कॉटन और इंडिगो उगाने के लिए बहुत अच्छी जगह है तो इससे बेटर क्या होगा कि हम इसको अपने कंट्रोल में ले लें। और यही बहाना लेके, मिस गवर्नेंस का बहाना लेके इसको उड़ा लिया जाता है। आप देखिए 1850 तक, आप 1850s में दोआब के एरिया है, मराठा का इलाका है, कर्नाटक है, पंजाब है, बंगाल है, इन सारी जगहों को इन्होंने अपनी जेब में रख लिया था, ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, कॉन्कर कर लिया था। और 1856 आते आते तक ये सोचते हैं कि अब ये जो अवध की कहानी है ये भी पूरी करते हैं और टेरिटोरियल एनेक्सेशन इस तरीके से पूरा हो जाएगा। ये इनका प्लान था, ये उनका गेम प्लान था। अब लॉर्ड डलहौजी जैसे ये चीज करने आते हैं तो जो नवाब थे वहां के, नवाब वाजिद अली शाह, इनको वहां से उठा लिया जाता है और कलकत्ता भेज दिया जाता है। आप देखिए वाजिद अली शाह जो हैं ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको इस तरीके से प्रेजेंट करा कि जैसे ये बहुत ही अनपॉपुलर लीडर है या फिर अनपॉपुलर नवाब है। लेकिन सही मायने में देखें तो लखनऊ से कलकत्ता तक, मतलब आप देखेंगे जब ये जा रहे थे उस समय जो जनता है लखनऊ की वो दुख में थी और दुख भरे गाने गा रही थी, दे वर लमेंटिंग, वो काफी ज्यादा दुखी थे। क्यों, क्योंकि जो उनका नवाब है वो छोड़ के जा रहा है, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, मतलब इस तरीके से जैसे कि जान निकल गई हो शरीर में से, इस तरीके का देखने मिला मंजर जब नवाब को कलकत्ता भेजा गया था। तो यहां पर जैसे ही नवाब को रिमूव करा जाता है तो नवाब अकेले तो रिमूव नहीं होता है। आप देखिए नवाब अगर ये हैं तो नवाब के अलावा आप देखेंगे तो कोर्ट में और भी लोग होते हैं, कोर्ट में म्यूजिशियन होंगे, डांसर्स होंगे, रिकॉर्ड रखने वाले होंगे, उसके अलावा जो आपकी आर्मी है या फिर जो उनके आर्मी के हेड होंगे, जो मैनेजमेंट का होगा, इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं। आज ही नहीं है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ये सारी चीजें, पहले भी थी। एग्जीक्यूटिव होगा कोई, कोई जुडिशरी होगा, उसके अंडर बहुत सारा लोग होंगे, जैसे डांसर, पोएट्स, आर्टिसंस, कुक्स, ये सब तो होंगे ही, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, इन सब की नौकरी भी चले जाती। क्यों, क्योंकि नवाब नहीं है ना। अगर बॉस नहीं तो बॉस के नीचे की पूरा जो सिस्टम है, पूरा ऑफिस खाली, इस तरीके का सिस्टम हो गया था जब नवाब को छोड़ा गया। अब ये नवाब को क्यों वहां से निकाला गया, इसकी वजह है सीधी सीधी जो 1801 में आया था आपका सब्सिडरी अलायंस, जो कि लगाया गया था, थोपा गया था अवध के ऊपर। अवध को बफर स्टेट की तौर पे रखा गया था, बफर स्टेट बना लिया गया था, बंगाल इस तरफ है, इस तरफ अवध को बफर स्टेट के तौर पे डील करते थे। इसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगा दिया जाता है, जो कि वेलेस्ली ने 1798 में इजाद किया था, डिवाइस्ड किया था। इसमें क्या क्या होने वाला है, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट जो भी हैं उसके लिए जो है ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अपनी फौज रख देगा ब्रिटिश, और उसका सिर्फ आपको खर्चा उठाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश फोर्स मेंटेन करेगी। अगर आपको कहीं रिलेशन बनाने, किसी से भी फॉरेन रिलेशन डेवलप करने, तो उसके लिए आपको ब्रिटिश एक रेसिडेंट जो रखा जाएगा, उस ब्रिटिश रेसिडेंट से आपको परमिशन लेनी होगी, तभी जाके आप उससे रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं।
यहां पर जरा लोकेशन देख लीजिए, जो लोकेशन महत्वपूर्ण है, कहां कहां पर अंग्रेजों ने अपना राज बना लिया था। आपको दिख रहा होगा इस पूरे इलाके में अंग्रेज ने अपना राज बना लिया। ये जो है अवध का इलाका भी इन्होंने, बफर स्टेट थी, इसको भी 1857 तक, इस तरीके से आप पूरा इलाका देख सकते हैं कहां कहां पर इन्होंने कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था अपना। और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो आपको पता है, बीच बीच में इन्होंने पैचेस जहां पे खाली दिख रहे हैं वहां पर प्रिंसली स्टेट हैं, और बाकी आपको टेरिटरीज दिख रही हैं जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। ये है कहानी 1857 तक। अब हम आगे चर्चा करेंगे, हमारे दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे फिरंगियों के बारे में, उनके राज के बारे में, और द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने दूसरे पार्ट में। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।